एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली शर्मा। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है कि जब भी आप रेंट पे घर लेते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस, नंबर 1, अगर आप एजेंट के थ्रू घर ले रहे हैं तो आप एक एजेंट पे डिपेंड ना रहें। आप 2-3 एजेंट को फ़ोन कर सकते हैं कि हमें रेंट पे घर चाहिए। तो गाइस, एकदम आपको एजेंट का भी पता नहीं लगेगा कि उसका वो कैसे नेचर का है। ऐसे तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप नई जगह जाते हो कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए सबसे पहले। तो गाइस, आप देख सकते हैं OLX ऐप भी आती है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो डीलर के थ्रू और ओनर ने भी पर्सनली उसमें डाले होते हैं, तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो आप अच्छे से पहले घर देख आइए। तो एजेंट आपको कई बार पहले ही बार समझा देता है ये बात कि जो भी किराए की बात है वो हमसे करना, आप कितना डाउन लाना चाहते हैं हम इनको बोल देंगे। तो गाइज़, बट उससे अलावा जो और घर से रिलेटेड सारी बातें हैं वो आपने ओनर के सामने ही बैठ के करनी है, और किराए की भी वही उनके सामने करनी है, चाहे आपको एजेंट ने जैसा मर्जी बोला हो, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं इस चीज़ को लेके भी। तो गाइस, जब आप एजेंट को लेके वहाँ पे गए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है जिस एरिया में आप रूम ले रहे हैं वो भी आपको देखना है वो कैसा है, और जहाँ पे आप रूम ले रहे हैं ये भी देखना है आपको वहाँ के ओनर क्या काम करते हैं, कैसे हैं, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आसपास का एरिया ढंग से देख लीजिए कि वो अच्छा भी है या नहीं है। हो सकता है आपको घर पसंद आए और हो सकता है एरिया अच्छा नहीं हो फिर। तो इसलिए दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा, कि ओनर भी ठीक हो और एरिया भी अच्छा हो। और बाकी चीज़ों का तो फिर आपको बाद में ही लगता है पता। घर लेते वक्त सबसे पहले आप घर देख लीजिए पहले ढंग से। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको ओनर को बता सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आता है घर और वो तैयार भी होते हैं एग्री करने को कि हम इस चीज़ को ठीक करा लेंगे, तब तो ठीक है, आप उस घर को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से देख लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम भी बता दी, उसके बाद आता है नेक्स्ट है कि आप जो है वो रेंट कितना देंगे। अगर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, कई बार वो मान भी जाते हैं। अगर नहीं मानते, आपके पॉकेट में नहीं पड़ता है, तो आपको वो घर नहीं लेना चाहिए, आपको और भी कहीं ट्राई कर लेनी चाहिए। ओके गाइस, उसके बाद आपको रेंट भी नेगोशिएट हो गया। उसके बाद आप रेंट पे मान गए तो आप और चीज़ों पे आ सकते हैं, जैसे कि जो हमारा फ्लोर है वो बिजली का, उसका मीटर कैसे अलग है या सब मीटर है। अगर सब मीटर है और आपका जो फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर पे और उसके अलावा उनका भी कुछ और सेट है वहाँ पे, तो उसका जो कनेक्शन है वो आपके सब मीटर के साथ तो नहीं जुड़ा है। तो आपको ये वाली बात भी पूछ लेनी है कि आपका जो बिजली का है वो कैसा सिस्टम है। और जो कहीं जो है वो अपनी यूनिट फिक्स्ड भी रखते हैं, और कहीं जो है वो आपको पता है यूनिट जो वहाँ गुणा करके निकालते हैं, और जो आती है हर बार जो चेंज भी होती रहती है और कई बार नहीं भी होती जो रेट होता है, तो कहीं उस हिसाब से बुलाए, तो कहीं उन्हें तो बिल्कुल फिक्स्ड पे रखी होती है। तो आपको देखना है कि अगर आप फिक्स्ड में हो गया है तो ठीक है, वरना जो जैसी निकलेगी उस हिसाब से आप देना चाहते हैं तो वो आपकी उसमें है, क्योंकि आप किस बात पे एग्री करते हैं उस टाइम उसी हिसाब से वो चीज़ें चलेंगी। तो आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर लेना है। उसके बाद आता है कि मोटर का। तो कई बार तो क्या होता है, मोटर का कनेक्शन टंकियाँ अलग अलग होती हैं, तो आपका कनेक्शन अगर बिल्कुल अलग है तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही टंकी है और एक स्विच नीचे मकान मालिक के पास है और एक स्विच आपके पास है जो कि आपके सब मीटर से वो कनेक्ट होगा, तो उसका जो जब आप चलाएंगे तो उसका बिल आपकी उसमें आएगा और उनका जो नीचे होगा उसका बिल उनके उसमें आएगा। कई बार ये जो इन्होंने बिजली में भी गड़बड़ की होती है, हो सकता है कि वो आपके सब मीटर के साथ उसकी सारी जोड़ी हो, तो कई ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो आपको अपनी यूनिट का भी ध्यान रखते रहना है कि कितनी बढ़ रही है। ये जो कितनी बढ़ रही है ये तो बाद की बात है, सारी बातें आपको बाद में पता लगेंगी लेने के बाद। लेते वक्त इतनी ज़्यादा बातें नहीं पता लग सकती, बट फिर भी आप किन्हीं किन्हीं बातों पर बहुत ज़्यादा जो आपको सोचने की बात है और गौर करने की बात है उसमें आपको वो करनी है उस टाइम लेने से पहले, ताकि चलो अगर आपको लेने के बाद कोई दिक्कत आए तो ज़्यादा बड़ी दिक्कतें ना आए कि आपको रूम ही चेंज करना पड़े या मतलब फिर बन ही नहीं रही आपकी, ठीक है। तो आपको बिजली का भी आपको सबसे पहले देख लेना है कि हमारी जो फ्लोरिंग है वो किस पे, और जो मोटर का मैंने आपको बोला अगर वो नीचे से चलाते हैं तो क्या वो इसका चार्ज करना चाहते हैं आपसे। कहीं बोलते हैं कि मोटर बिजली से चलती है तो वो आपके सब मीटर पे तो काउंट होगी नहीं, तो फिर मतलब हमारी होगी। तो कहीं ऐसा बोल देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये तो हमने स्विच इसलिए लगाया, अगर हम कहीं बाहर जाते तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं और हमें नहीं चाहिए, मतलब कहीं ऐसे भी कर देते हैं। बट वो बाद में फिर बिजली के लिए भी गड़बड़ करते हैं। अगर उनकी फ्लोर का जो फ्लोर है कोई और ऊपर सेट अगर उसके साथ कनेक्शन जुड़ा तो फिर आपको बाद में चौड़ में आके कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है ओनर का कोई पता नहीं होता है, ठीक है गाइज। अगर किसी के हक में कोई बात नहीं जा रही है तो ये तो लड़ने पे भी आ जाते हैं कई लोग। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर गाइज आपका ये सब सारी बातें हो गई, बिजली का भी सॉर्ट आउट हो गया, आपको लग गया पता आपका सब मीटर है या आपका अलग ही मीटर है, आपकी टंकी इकट्ठी है या बिल्कुल अलग ही है,
तो गाइज़ मैं तो प्रेफर करती हूँ अगर आप ऐसे घर लें, चाहे आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, लग जाए ढूंढने में, पर आपको ऐसा घर लेना चाहिए जहाँ पे आपको बाद में कोई दिक्कत ना। उस चीज़ को ध्यान में रखते हो अगर थोड़ा टाइम लग भी रहा है ज़्यादा, तो आप प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। बट होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनकी ट्रांसफ़र एकदम आती है, उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है। जैसे बैंकर होता है, बैंक में आप समझ सकते हैं, उनको इनकी ट्रांसफ़र एकदम आ जाती है और उनको थोड़े से दिन मिलते हैं कि आप छुट्टी लेके ढूंढ सकते हैं। तो उनको एजेंट के थ्रू ही ढूंढना पड़ेगा। अगर वो एक एक गली में जाके खुद तो ढूंढेंगे। जो लोकल बंदे हो तो चलो कर सकते हैं, उनको पता होता है, बट जो ऐसे हो तो एजेंट के थ्रू ही ढूंढेंगे या ऐप उप्स के थ्रू ही ढूंढेंगे। तो हमें नहीं होता पहले पता कि वो लोग किस तरह के होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ आपने ये सारी बातें देख ली कि कैसी है टंकी, और बिजली का भी देख लिया। बिजली का गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मीटर पे कुछ है तो नहीं, क्योंकि आपको भी वही बिल देना चाहिए जो आप चलाते हैं, उसी का ही। तो वही बात ठीक रहेगी। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर आपको कोई अलमारी चाहिए, या उनको बोलते हैं कि इस रूम में हमें चाहिए गद्दे भी चाहिए, तो गाइस आपको ये भी उनसे पहले ये पूछ लेना है कि आप जो मटेरियल हमें ला के देंगे, जो भी चीज़ जैसे अलमारा या गद्दे या बेड बॉक्स, तो वो पुराने तो नहीं होंगे, सेकंड हैंड थर्ड हैंड, या आप नए ला के देंगे। तो गाइस कई बार तो बोल देते हैं हम ऑर्डर पे देंगे, तो आप सोचेंगे वो आपको नए ला के देंगे, बट गाइस कई बार ऐसा नहीं होता है। हम एग्री हो गए कि नहीं हम तो अच्छा लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ ठीक है, तो फिर ओके करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे आपकी ट्रांसफ़र एकदम आ जाती है, जैसे कोई बैंक एम्प्लॉय, मुझे नहीं पता और कौन से गवर्नमेंट जॉब में एकदम आ जाती है ट्रांसफ़र, तो अगर ऐसी कोई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आप उसको भी इंक्लूड कर लें। तो कोई भी ऐसी है जो आप बैंक, मान लो आप बैंक में जॉब करते हैं और आपको नहीं पता आपकी ट्रांसफ़र कब आ जाए, साल बाद या 8 महीने बाद, या मतलब कभी भी आती है, 2 साल, ऐसे तो इनका मैक्सिमम पीरियड 2-3 साल का तो होता ही है, मतलब 3 साल तक नहीं आती, बट कई बार हो भी जाती है। तो फिर आप उसमें कमिट नहीं कर सकते कि मेरी इस मंथ होगी, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो आपको पहले बात कर लेनी कि हमारी तो एकदम आती है, तो फिर उसमें आपको हमें सिक्योरिटी वापस देनी पड़ेगी। जनरली ये देते नहीं है, क्योंकि बोलते हैं 1 मंथ का नोटिस दीजिए। आप मान लिया आपको डाउट हो रहा है कि इन 2-3 महीनों में आ सकती है और नहीं आई, और आपने नोटिस दे दिया, उसमें भी ये गड़बड़ी कर लेते हैं कि हम नहीं जी, वो नोटिस तो पुराना हो गया, आपकी तो 2 महीने बाद आया, आपको फिर देना चाहिए था। तो ऐसे पैसे हड़पने की कोशिश भी करते हैं ये लोग। तो आपको पहले क्लियर बात कर लेनी। अगर वो एग्री करते हैं आपकी इस बात पे तो आप लीजिए, वरना आप मत लीजिएगा, इसलिए तो बाद में आपका ही नुकसान होगा। क्योंकि जो भी सिक्योरिटी है और जो भी किराया वो बार बार थोड़ी ना आपको मिलता है, हाँ भी जानते हैं ये बात। तो इसीलिए अपने पैसे ऐसे बिल्कुल न जाने दीजिए। और ये जो ज़रूरी बातें हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ये आपको पहले ही कर लेनी है, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो गाइस जब आप ये बात कर लेते हैं और उसमें भी वो एग्री हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप एग्रीमेंट में भी सारी चीज़ें लिखवा लीजिए जो भी आपको लगती हैं। और गाइज आपने एजेंट को बोलना है कि आपको एग्रीमेंट बनाना है और आपको अपने हिस्से की ब्रोकरेज देनी है उसको। अगर आपका किराया 10,000 है तो वो हाफ ब्रोकरेज जो है वो रिसीव करेगा आपसे, मतलब 5,000, और उसको 5,000 ओनर देगा। ओनर जो देगा वो ओनर देगा, जो आपने देनी वो आपने देनी है। उसके अलावा आपने जो एजेंट को है वो कुछ भी नहीं देना। अगर वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप मेरे को पूरी 30 दीजिए, मैं इनको खुद दूंगा, तो आपको उस बात पे भी उसी टाइम उसके लिए मना कर लेनी है। एजेंट से बाहर जाके अगर आपकी ऐसी कोई बात होती है तो आप उस घर में ना लग रहा हो, आपको ओनर से बात ही ना करने दे इस बारे में भी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है गाइज। तो आपको सिर्फ अपनी ब्रोकरेज देनी है उनको, और कुछ नहीं देना है। उसके अलावा रेंट जो है आप वो मकान मालिक को ही देंगे। अगर ओनर फिर भी जो एजेंट है वो बोलता है, तो आप बोल सकते हैं कि ओनर के सामने ये बात आप कर दो। अगर ओनर बोलता है ओके, तो मैं फिर देख लेंगे जब हम आएंगे। तो गाइज हमारे साथ तो बहुत गड़बड़ी थी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बाद में बताऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं और आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब बातें भी आपकी हो गई क्लियर कि आपने कर ली जो भी है रेंट देने के बाद और ब्रोकरेज के बाद, आपको ये सब भी क्लियर कर लेनी, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अभी आपने सामान शिफ्ट किया और उसी टाइम वो डिमांड करते हैं कि दे दो। उस टाइम आपने घर पे कर लिया तो आप तो चलो आपने ब्रोकरेज दे दी, उसके अलावा वो आपसे डिमांड करते कि नहीं वो सारे पैसे मेरे को तो मैं खुद पर्सनली दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बाद में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। और आपको जो भी टॉक है वो ओनर से तो ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि आप एजेंट से बोल रहे हो और एजेंट वहाँ पहुँचा रहा है। आमने सामने बैठ के सारी क्लियर बातें होनी चाहिए इस पर, वरना गाइस बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो गाइस ये सब बातें हो जाती हैं। उसके अलावा वो आपको ये भी बोलेंगे
कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट कि आपको काम वाली लगानी पड़ेगी, अगर आप खुद से काम करना पसंद है तो आप उनको मना कर सकते हैं, आप उनको अभी कर सकते हैं मना। अगर आप एग्री नहीं है तो आप उसी टाइम उनको क्लियर मना कर दीजिए कि नहीं, मेरे को खुद सफाई करने की आदत है, मैं खुद करूँगी। और फिर भी आपको बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं तो आप उनको इतना बोल दीजिए कि आप देखिए, अगर आपको नहीं लगता है कि मैं ठीक सफाई नहीं करती हूँ तो मैं रख लूँगी, अगर आपको लगता है मैं ठीक करती हूँ तो मैं नहीं रखूँगी। फिर आप भी उनको मतलब ऐसा बोल सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। बट कई बार कर भी लेते हैं और नहीं करते हैं, और हो सकता है उसके बाद आपको तंग भी करें कि आप तो नहीं कर लीजिए, आप तो रखो। अगर आपको नहीं लगता तो आप सारी बातें पहले ही क्लियर कर लें। वो आपको इस चीज़ के लिए भी फोर्स कर सकते हैं कि आपको रखनी पड़ेगी काम वाली बाई। और नेक्स्ट कि आपको पहले बात कर लेनी है कि आपको किराया आप किस डेट को दोगे। जैसे अगर आप 7 तारीख को दोगे तो फिर आप बोल देना कि हमें 7 तारीख को देना है, कि मैं इसी तारीख को दे सकता हूँ। कहीं उनका डायरेक्ट पड़ता है अकाउंट में ही तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे इसी तारीख को पड़ेगा किराया। और हो सकता है कि कभी छुट्टी आई बीच में तो 1-2 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो गाइज़ आपको किराया टाइम पे दे देना है, वरना ये फिर बोलना शुरू कर देते हैं, जो कि चलो ठीक बात है। अगर आप 10 दिन तक नहीं दे रहे हैं किराया तो ये तो कोई भी नहीं समझेगा ना, मतलब ये तो गलत है बिल्कुल। तो आपको भी टाइम पे देना है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं वो तो नॉर्मल बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको पहले ये बात भी क्लियर कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये वाली बात भी उनसे क्लियर कर ली कि रेंट इस तारीख को पड़ेगा, ऐसा होगा, और जिस दिन हम शिफ्ट करेंगे उस दिन ही हम आपको सिक्योरिटी भी दे देंगे और किराया भी दे देंगे। तो गाइज आप ये बात कर सकते हैं, एकदम पहले पूरे पैसे आप भी मत देना उनको, जैसे थोड़ी सी टोकन मनी दे दी एंड पक्का कर लिया आपने कि चलो हम ये लेंगे घर। बट आपने भी अपने वैसे उनको पूरे पैसे एकदम नहीं देने जब तक आप पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होते हैं वहाँ पे। पता है कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं 1 साल के, जो कि 11 महीने का बनता है जनरली। उसके बाद जो है ये 5% या 10% जो भी ये कोट करते हैं कि हम बढ़ाएंगे, तो कहीं कहीं जगह पे 10% भी होता है, कहीं कहीं जगह पे 5% भी होता है। तो वो भी आपको पहले ही बात कर लेनी। अगर आपको लगता है कि मान लो रेंट था 15, ने कोशिश की उसको नीचे लाने की, 12 नहीं हुआ, बट आपको घर पसंद भी आ गया और आप वो लेना चाहते हैं, तो आप उनको एक ऑफर कर सकते हैं ये वाला कि आप ऐसा करो, आप ठीक है आप 15 लो, आप मान तो रही नहीं है, मगर हम अगले साल भी फिर किराया नहीं बढ़ा सकते आप हमारा। तो गाइस ये सब बातें भी आपको एग्रीमेंट पे लिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो फिर आपको बोल तो देंगे वर्बली, फिर मगर करेंगे तो वो अपनी मर्जी एंड में। तो आपको वर्बली कुछ भी उनसे नहीं करना है, एग्रीमेंट पे लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि आप किराया नहीं बढ़ाएंगे, वरना बाद में बढ़ा भी देंगे, या तो कहीं तो मुकर जाते हैं। हमारी तो ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। तो गाइस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यही तय किया है कि किराया नहीं बढ़ेगा 2 साल तक, तो आप उसको ज़रूर एग्रीमेंट में मेंशन करवाएं उनसे, ओके। तो और अगर आप होता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, किराया बढ़ाओ 5% जो भी आपकी बात हुई है, तो फिर ओके ठीक है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, मगर इस बारे में आपको पहले ही बात उनसे करनी है, एजेंट के सामने भी और ओनर के सामने ही करनी है, ताकि सब कुछ क्लियर रहे। कई बार तो एजेंट भी बिल्कुल ही मुखर जाते हैं हर चीज़ को लेके। तो गाइस आपके साथ धोखा ना हो, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, और आपको पूरे घर जो है वो अच्छे से चेक करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की ना आए। और कोई भी दिक्कत है तो आप उनको पहले ही बता दीजिए। ये वीडियो थी रूम लेने से पहले, जिनमें आपको जो जो बातें क्लियर करनी है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं अगला पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी कि रूम लेने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं उसमें स्पेसिफिक आपको बताऊंगी वो दिक्कतें क्या क्या हो सकती हैं, तो उनसे आपको कैसे जो है वो डील करना है और कैसे उनसे बाहर निकलना है। तो गाइज़ अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या आप में से कोई ये सब कुछ सफ़र कर रहा है तो मेरे को ज़रूर बताना। तो गाइज़ मैं आपके साथ हूँ जिनके साथ भी ये हो रहा है। तो गाइज़ आपको किसी के नीचे दबना नहीं है, आप बिना लड़े भी बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी को भी जवाब दे के अपना काम कर सकते हैं। जब आप पैसे दे रहे हैं तो अगर आप सच्चे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी से भी किसी भी प्रकार से डरने की। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ अच्छी लगी होगी तो सपोर्ट मी। और गाइज़ हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अवेयर रहना है, किसी से भी ऐसे बुद्धू नहीं बन जाना है, तो हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो गाइज़ ओके यही था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।